बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीनें बोलती थीं और रिश्ते सांस लेते थे। उस वक्त एक छोटे से कस्बे के किनारे, जहां आम के बाग खत्म होते थे और खेतों की मेंढें शुरू होती थीं, एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम नूर खां था। नूर खां की उम्र उस वक्त कोई 75 बरस के करीब थी। बदन झुक चला था, आंखें धुंधली हो गई थीं, मगर आवाज में अभी भी एक वजन था, जैसे पुरानी दीवार में दरारें हों मगर नींव अभी भी पक्की हों। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। खेत जोते, फसलें उगाई, बाजार में दाने बेचे और धीरे धीरे वो जमीन जोड़ी जो उसके बाप के वक्त में सिर्फ एक ख्वाब थी। उस जमाने में जमीन जोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। हर बीघा मिट्टी के पीछे बरसों की धूप थी, रातों की जागी थी, और वो कर्ज थे जो उसने एक एक करके चुकाए थे बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। कस्बे में लोग उसे इज्जत से देखते थे। नूर खां का नाम सुनते ही पुराने लोग सिर हिलाते थे, क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा था, कभी किसी से झूठ नहीं बोला था और कभी किसी कमजोर को धकेला नहीं था। बाजार में उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। अगर नूर खां ने कह दिया कि यह जमीन उसकी है या यह फसल का भाव यही है, तो दोनों तरफ के लोग बिना कागज के मान लेते थे। यह इज्जत उसने खरीदी नहीं थी, ये उसने कमाई थी, और उस कमाई का एक एक सिक्का उसकी ईमानदारी से ढला था। उसकी बीवी, जिसे कस्बे में सब अम्मा कहते थे, बरसों पहले गुजर चुकी थी, और उसके जाने के बाद नूर खां का घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था, जो कभी पूरी तरह टूटी नहीं। वो औरत जो थी वो सिर्फ बीवी नहीं थी, वो उस घर की रूह थी। वो सुबह उठती थी तो आंगन में जान आ जाती थी, वो बोलती थी तो दीवारें सुनती थीं, वो चुप रहती थीं तो भी उसकी मौजूदगी हवा में घुली रहती थी। जब वो गई तो नूर खां ने कभी किसी के सामने रोया नहीं, मगर बशीर चाचा, जो उसके सबसे पुराने दोस्त थे, कहते थे कि उस रात के बाद नूर खां की आंखें बदल गई थीं, जैसे किसी दिए की लौ वहीं रहे मगर उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाए। नूर खां ने दूसरी शादी नहीं की। लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, मगर उसने एक बार ही कहा, जो गई उसकी जगह कोई नहीं भरता। और इसके बाद किसी ने यह बात दोबारा नहीं उठाई। 3 बेटियां थीं नूर खां की, और वो तीनों ही उसकी जिंदगी थीं, या कम से कम यही वो सोचता था। हर बाप सोचता है, हर बाप यही मानता है, मगर जिंदगी एक ऐसी उस्ताद है जो सबका उस वक्त सिखाती है जब तुम सोचते हो कि तुम पहले से सब जानते हो। बड़ी बेटी का नाम जुबैदा था। जुबैदा को नूर खां ने 15 बरस पहले उस घर में ब्याहा था जिसके बारे में कस्बे के लोग कहते थे कि वहां पैसा पानी की तरह बहता है। उसका शौहर शहर में कपड़े का कारोबार करता था। 3 दुकानें थीं, 2 गोदाम थे और एक पक्का मकान था जिसमें छत पर पंखे लगे थे और आंगन में गाड़ी खड़ी रहती थी। जुबैदा उस घर में जाकर बदल गई थी, धीरे धीरे, ऐसे जैसे मिट्टी की हांडी को अगर सोने के थाल के पास रखो तो वो खुद को हांडी मानने से इनकार करने लगती है। पहले तो बस पहनावा बदला, सूती की जगह रेशम आया, सादे रंगों की जगह भड़कीले रंग आए। फिर बोलने का ढंग बदला। वो जो पहले अब्बा कहकर दौड़ती थी अब जी कहकर अंदर आती थी। फिर मिलने का तरीका बदला, और जब वो अपने मायके आती थी तो एक अजीब सी दूरी उसके चेहरे पर चिपकी रहती थी, जैसे वो एहसान कर रही हो कि आई है। वो अपने साथ हमेशा 1-2 नौकरानियां लाती थी ताकि कस्बे के लोग देखें कि जुबैदा अब किस शान में रहती है। नूर खां के घर की चारपाई पर बैठते वक्त वो अपना दामन समेट लेती थी, जैसे गरीबी छू जाएगी। नूर खां यह सब देखता था और हर बार अपने दिल को यही कहकर चुप कराता था कि बच्ची बड़े घर में गई है, नए ढंग अपना लिए हैं, इसमें बुराई क्या। मगर कभी कभी रात को जब वो अकेला होता था और छत के तारे देखता था तो एक टीस उठती थी जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था। दूसरी बेटी का नाम शाइस्ता था। शाइस्ता जुबैदा से 2 साल छोटी थी और उसकी शादी भी एक रसूखदार घराने में हुई थी। उसका शौहर सरकारी महकमे में बाबू था, ऊपर से जमीन जायदाद भी थी, और कस्बे से थोड़ी दूर एक बड़े गांव में उनकी हवेली नुमा घर था जिसमें अलग अलग दालान थे और चौक में नीम का पुराना दरख्त था। शाइस्ता में जुबैदा से ज्यादा चालाकी थी। वो मुंह पर मीठा बोलती थी, हाथ जोड़कर मिलती थी, आंखों में आंसू लाना जानती थी जब जरूरत हो। उसकी खूबी यह थी कि वो अपनी चालाकी को नेकी का लिबास पहना देती थी। जब वो किसी का नुकसान करती थी तो इस तरह करती थी कि सामने वाले को लगता था कि शाइस्ता ने उसका भला किया। वो जब भी बाप के घर आती थी तो पहला सवाल यही होता था, अब्बा तबीयत कैसी है, आपकी बहुत याद आती है। मगर सवाल पूछने से पहले उसकी नजर एक बार घर के कोने कोने पर फिर जाती थी, जैसे हिसाब कर रही हो कि क्या बचा है और क्या नहीं। नूर खां के घर के पीछे जो बाग था उसमें 20 से ज्यादा पेड़ थे, आम के, जामुन के, अमरूद के। शाइस्ता एक बार आई थी और उसने बाप से पूछा था, अब्बा यह बाग अब संभलता नहीं आपसे, क्यों ना किसी को दे दें इसकी देखभाल के लिए। नूर खां समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, मगर उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया था। वो मुस्कुराहट जो बुजुर्ग तब मुस्कुराते हैं जब वो जानते हो कि सामने वाला उन्हें बेवकूफ समझ रहा है। और तीसरी बेटी रुकैया सबसे छोटी थी, शाइस्ता से 5 साल छोटी। जब वो पैदा हुई थी तो नूर खां की बीवी कमजोर थी और रुकैया के आने के कुछ बरस बाद वो दुनिया से चली गई। इस तरह रुकैया ने मां का साया बहुत कम उम्र में खो दिया था, और शायद इसीलिए उसमें एक अजीब सी पुख्तगी थी जो उसकी उम्र से बड़ी लगती थी। वो बचपन से ही घर के काम जानती थी, चूल्हा जलाना, आटा गूंथना, बाप के लिए सुबह का पानी गर्म करना। यह सब उसने किसी ने सिखाया नहीं था, बस वो करती थी जैसे फर्ज हो।
नूर खां जब खेतों से लौटता था तो रुकैया दरवाजे पर खड़ी रहती थी, पानी लेकर या कभी कभी बस यूं ही। और नूर खां उसे देखकर वो थकान भूल जाता था जो पूरे दिन उसके कंधों पर लदी रहती थी। रुकैया की शादी उस आदमी से हुई थी जिसके पास दौलत नहीं थी, रसूखा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, मगर नीयत साफ थी और हाथ मेहनती थे। उसका शौहर करीम एक दर्जी था, सुबह से शाम तक कपड़े सीता था, कभी कभी रात को भी, जब कोई शादी ब्याह करीब हो और काम ज्यादा हो जाए। करीम बात कम करता था, काम ज्यादा करता था। यह उसकी खूबी भी थी और उसका तरीका भी। रुकैया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की कि घर छोटा है, उसने कभी नहीं कहा कि बहनों के घर बड़े हैं और उसका घर तंग है। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और वो दोनों उसकी जान थे। महीने के आखिर में हिसाब कभी कभी तंग हो जाता था, कभी आटे की थैली खाली होती थी, कभी तेल खत्म हो जाता था, मगर उस घर में जो था वो पूरे दिल से था और जो नहीं था उसका रोना नहीं था। नूर खां को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था, ये झूठ नहीं था, मगर रुकैया से एक अलग ही तरह का रिश्ता था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शायद इसलिए कि रुकैया उसकी बीवी के जाने के बाद उसके घर में जो सूनापन आया था उसे बिन मांगे भरती रही थी। शायद इसलिए कि रुकैया ने कभी उससे कुछ मांगा नहीं था, जायदाद नहीं, जमीन नहीं, जेवर नहीं, बस उसके पास बैठती थी और यही उसे काफी लगता था। जब रुकैया छोटी थी तो वो अक्सर अपने बाप के पास बैठकर उनकी थकी हुई पीठ पर हाथ फेरती थी और नूर खां आंखें मूंद लेता था, जैसे उस एक लम्हे में जिंदगी की सारी थकान पिघल जाती हो। एक बार नूर खां बीमार पड़ा था, बुखार था, 3 दिन तक रहा। जुबैदा उस वक्त आई नहीं थी। शाइस्ता ने पैगाम भेजा था कि दुआ है अब्बा के लिए। रुकैया ने 3 दिन बाप के पास बैठकर काटे थे, रात को भी जब बुखार बढ़ता था और नूर खां बेचैन होता था। मगर जमाने की रवायत यह है कि जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा दूरी झेलनी पड़ती है। रुकैया की शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ एक दूसरे कस्बे में चली गई थी। 3 दिन का रास्ता था, पहाड़ी इलाका था, रास्ते में एक दरिया भी पड़ता था जिसे पार करने के लिए कभी कभी नाव का इंतजार करना पड़ता था। करीम की दुकान वहीं जमी थी। उसके पुराने उस्ताद ने उसे वहां बुलाया था और कहा था कि यह कस्बा नया है, यहाँ दर्जी की जरूरत है, आ जाओ। तो वो चले गए थे। रुकैया साल में एक बार आती थी, ईद पर या किसी खास मौके पर, और हर बार जाते वक्त नूर खां दरवाजे पर खड़ा रहता था, देर तक, जब तक रुकैया की परछाई भी नजर न आई। बशीर चाचा ने एक बार देखा था और कहा था, नूर खां अंदर आ जाओ। नूर खां ने जवाब दिया था, बस एक लम्हा। वो लम्हा काफी देर तक रहा था। उस साल जब यह कहानी अपना पहला मोड़ लेती है, नूर खां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुरुआत बहुत मामूली थी, जैसे ज्यादातर बड़ी बीमारियां शुरू होती हैं, छोटी छोटी बातों से जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। पहले तो यही समझा कि बुढ़ापे का असर है, जोड़ों में दर्द, रात को नींद ना आना, भूख कम हो जाना, सुबह उठने में देर लगना। फिर एक दिन उसे खेत में चलते चलते चक्कर आया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ देर वहीं रहा जब तक सिर ठीक न हुआ। उसने घर आकर किसी को नहीं बताया। फिर बुखार आने लगा, पहले हल्का, फिर भारी, फिर ऐसा जो आता था और जाता न था। सीने में एक भारीपन था जो रात को बढ़ जाता था और नूर खां को सांस लेने में तकलीफ होती थी। वो रात को उठता था और आंगन में बैठ जाता था। ठंडी हवा से कुछ राहत मिलती थी। हकीम साहब को बुलाया गया। बुजुर्ग हकीम थे, कस्बे में सबसे पुराने। उन्होंने नब्ज देखी, आंखें देखी, पूछताछ की और दवाएं दी। कुछ आराम हुआ, फिर बिगड़ा, फिर थोड़ा ठीक हुआ। यह सिलसिला चलता रहा। मगर जो लोग बुजुर्गों को पास से जानते हैं वो समझ गए थे कि यह बीमारी आई नहीं है, ये ठहरने आई है। नूर खां के पड़ोसी थे बशीर चाचा, 70 बरस के, सफेद दाढ़ी, आंखें तेज और जुबान सीधी। उनसे नूर खां की दोस्ती जवानी के दिनों से थी। दोनों ने साथ खेत जोते थे, साथ बाजार गए थे, एक दूसरे की बीवियों की बीमारी में जागे थे और एक दूसरे के बच्चों की शादियों में नाचे थे। बशीर चाचा वो आदमी थे जिनसे नूर खां कुछ नहीं छुपाता था और बशीर चाचा वो आदमी थे जो नूर खां से कुछ नहीं छुपाते थे। एक दिन बशीर चाचा ने नूर खां के पास बैठकर कहा, भाई बेटियों को खबर करो, जिस्म बता रहा है कि वक्त आ रहा है। नूर खां ने पहले मना किया, बशीर परेशान करने की क्या जरूरत, तकलीफें अपनी है, उन्हें क्यों खींचूं। बशीर चाचा ने कहा, नूर खां तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को परेशान न करने की सोची, अब थोड़ा अपने बारे में सोचो। बेटियां हैं, उनका हक है पास रहने का। नूर खां चुप रहा और उस चुप्पी में बशीर चाचा ने जवाब पढ़ लिया। अगले दिन बशीर चाचा ने खुद पैगाम भेजा, पहले जुबैदा के घर, फिर शाइस्ता के घर। रुकैया को पैगाम भेजने की नौबत नहीं आई क्योंकि कस्बे में एक दूसरा आदमी था जो रुकैया के कस्बे जाने वाला था। उसने जाते जाते खबर पहुंचा दी। जुबैदा का जवाब 3 दिन बाद आया, आ रही हूं, बस कुछ काम निपटाने हैं। वो काम क्या थे ये उसने नहीं बताया, शायद थे, शायद नहीं थे। शाइस्ता का जवाब 2 दिन में आया, रास्ता लंबा है मगर आऊंगी जरूर, अब्बा की सेहत की दुआ करती हूं। दुआ का जिक्र था, आने की तारीख का नहीं। रुकैया को जब खबर मिली वो उसी शाम घर से निकल पड़ी। करीम ने रोका, इतनी जल्दी, रात होने वाली है, कल सुबह चलते हैं। रुकैया ने कहा, अब्बा बीमार हैं करीम, जल्दी ही होगी। करीम जानता था कि रुकैया का फैसला हो गया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर उसकी पोटली बांधने में मदद की और बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ आया।
रुकैया ने एक बार बच्चों को गले लगाया। बेटे ने पूछा, अम्मा कब आओगी? रुकैया ने कहा, जल्दी बेटा, और वो निकल गई। रात में उस पहाड़ी रास्ते पर, जिसमें कहीं कहीं पत्थर थे और कहीं कहीं अंधेरा और कहीं कहीं वो दरिया जिसकी आवाज रात को ज्यादा सुनाई देती है, जब जुबैदा और शाइस्ता अपनी अपनी बग्घियों में बैठकर नूर खां के घर पहुंची तो रुकैया पहले से वहां थी। वो बाप के सिरहाने बैठी थी, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखे धीरे धीरे पंखा झल रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, रास्ते की थकान थी, मगर वो बैठी थी। उसने पूरी रात जागकर काटी थी। बाप का बुखार देखती रही थी, पानी देती रही थी। जुबैदा ने घर में कदम रखते ही नजर घुमाई। दीवारें, छत, आंगन, वो पुराना संदूक जो बरसों से कोने में था, वो खेतों की तरफ जाने वाला दरवाजा। उसने रुकैया की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया, जैसे कोई नौकर को देखकर हिलाता है। शाइस्ता ने आते ही बाप के कमरे में जाकर कहा, अब्बा हम आ गए, अब आप परेशान मत होइए। और उसकी आवाज में वो मिठास थी जो तब आती है जब मतलब हो। उसने रुकैया को देखा और कहा, अरे तू कब आई? रुकैया ने कहा, 2 दिन हो गए। शाइस्ता ने कहा, अच्छा किया, और बात खत्म हो गई। नूर खां ने आंखें खोली। उसने तीनों बेटियों को देखा, एक एक करके। जुबैदा चौखट पर खड़ी थी, शाइस्ता उसके पास बैठ गई थी और उसका हाथ थामे थी। रुकैया सिरहाने थी, पंखा झलते हुए चुपचाप। नूर खां की आंखें तीनों पर टिकीं और फिर बंद हो गईं। उन बंद आंखों के पीछे क्या था ये वो नहीं बोला, मगर बशीर चाचा जो दरवाजे के पास खड़े थे, उन्होंने उस लम्हे को देखा था और उन्हें समझ आ गया था। उस रात जब नूर खां सो गए और रुकैया उनके पास बैठी रही, जुबैदा और शाइस्ता दूसरे कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से आवाजें नहीं आईं, मगर जो आवाजें नहीं आती वो अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। रुकैया ने उस बंद दरवाजे को एक बार देखा और फिर अपनी नजर बाप की तरफ कर ली। उसे पता था कि उस कमरे में क्या हो रहा है, मगर उस वक्त उसके लिए जो जरूरी था वो यही था। ये थकी हुई सांसें, ये बुखार में जलता हुआ माथा, ये बूढ़ा बाप जो अपनी जिंदगी भर ईमानदारी से जिया था और अब एक ईमानदार हाथ चाहता था अपने पास। रुकैया ने पंखा झलना जारी रखा। रात गुजरी धीरे धीरे, जैसे बीमारी के घर में रातें गुजरती हैं, हर घड़ी भारी, हर पहर लंबा। रुकैया सारी रात बाप के सिरहाने बैठी रही। कभी माथे पर कपड़ा बदला, कभी होंठों पर पानी लगाया, कभी बस यूं ही बैठी रही, हाथ गोद में रखे, आंखें बाप के चेहरे पर टिकी। नूर खान रात में 2 बार जागे, एक बार बेचैनी से, एक बार प्यास से। दोनों बार रुकैया ने पानी दिया, तकिया ठीक किया और धीरे से कहा, अब्बा सो जाइए, मैं हूं यहां। नूर खान ने दोनों बार बिना कुछ कहे आंखें मूली, जैसे वो आवाज काफी थी, जैसे वो 3 लफ्ज काफी थे। दूसरे कमरे में जुबैदा और शाइस्ता सोई थी, नरम बिस्तर पर तकियों के साथ, और उनकी नींद में कोई खलल नहीं था। सुबह हुई तो घर में एक अजीब सी हलचल आई। जुबैदा उठी, मुंह धोया, आईने में देखा और सीधे रसोई में गई, मगर खाना बनाने नहीं, ये देखने की क्या है और क्या नहीं। उसने बर्तन उठाए, रखे, आटे की हांडी खोली, बंद की, जैसे कोई जायजा ले रहा हो। शाइस्ता बाहर आंगन में बैठ गई और पड़ोसन से बातें करने लगी, ऊंची आवाज में, हंसते हुए, जैसे घर में कोई बीमार ना हो। रुकैया ने सुबह का खाना पकाया, दलिया बनाया, बाप को खिलाया, उनकी दवा समय पर दी, और जब बाप थोड़ा सीधे होकर बैठे तो उनके पीछे तकिया लगाया ताकि पीठ को आराम हो। जुबैदा ने रसोई के दरवाजे से झांक कर देखा और कहा, रुकैया दलिया में नमक कम है। रुकैया ने कुछ नहीं कहा। शाइस्ता ने आकर कहा, अब्बा को चाय भी देनी चाहिए थी पहले, दलिया बाद में होता है। नूर खान ने दोनों को सुना और फिर रुकैया की तरफ देखा। रुकैया मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब जवाब देने का मन ना हो मगर दिल में सुकून हो। नूर खान ने एक घूंट दलिया लिया और कहा, बिल्कुल ठीक है, और बात खत्म हो गई, या कम से कम ऊपर से खत्म हो गई। उस दिन दोपहर के बाद जुबैदा ने शाइस्ता को एक तरफ बुलाया। आंगन के पीछे वाला कोना था जहां पुरानी दीवार थी और उसके पास नीम का एक टूटा हुआ पेड़ था। दोनों वहां खड़ी हो गईं और आवाजें धीमी कर लीं, उस तरह जैसे लोग तब धीमा बोलते हैं जब बात ऐसी हो जो दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जुबैदा ने कहा, शाइस्ता अब्बा की हालत देख रही हो, वक्त नहीं है। शाइस्ता ने कहा, मैं देख रही हूं। जुबैदा ने कहा, जायदाद का क्या होगा, यह सोचना होगा। शाइस्ता ने एक पल रुककर कहा, कितनी है? जुबैदा ने कहा, 15 बीघा जमीन है, पीछे का बाग है, यह घर है, और संदूक में कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब्बा ने कभी खर्च नहीं किया बेकार में। शाइस्ता की आंखों में एक चमक आई जो उसने फौरन छुपा ली, मगर जुबैदा ने देख ली क्योंकि जुबैदा भी वहीं देख रही थी। जुबैदा ने कहा, हमें अब्बा से बात करनी होगी जब वो जरा बेहतर हों। शाइस्ता ने कहा, और रुकैया? जुबैदा ने हल्के से कहा, रुकैया का शौहर दर्जी है, उन्हें क्या चाहिए जमीन से, वो क्या करेंगे 15 बीघे का? शाइस्ता ने धीरे से हाँ कहा और दोनों अंदर आ गईं, चेहरे पर वो भाव लेकर जैसे बस हवा की बात हो रही थी। बशीर चाचा उस दिन शाम को आए। वो रोज आते थे, एक बार सुबह एक बार शाम। नूर खां से बातें करते थे, उनका हाल पूछते थे, कभी कभी बस पास बैठे रहते थे चुपचाप। उस दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जुबैदा और शाइस्ता दोनों बाप के कमरे में बैठी थी और उनके बैठने का ढंग बदला हुआ था। पहले वो दूरी बनाकर बैठती थी, अब वो करीब आ गई थी। जुबैदा बाप का हाथ थामे थी, शाइस्ता उनके पास तकिए पर हाथ रखे बैठी थी। रुकैया एक तरफ थी,
थोड़ी दूर बर्तन समेट रही थी। बशीर चाचा ने यह सब देखा और उनके चेहरे पर एक शिकन आई जो आई और चली गई। नूर खान ने बशीर चाचा को देखा और थोड़ा मुस्कुराए, जैसे पुराने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराहट जिसमें बहुत कुछ होता है जो बोला नहीं जाता। बशीर चाचा पास बैठ गए और कहा, नूर खान, आज कैसा महसूस हो रहा है? नूर खान ने कहा, बशीर, जिस्म की बात पूछ रहे हो या दिल की? बशीर चाचा हंसे, दोनों की। नूर खान ने एक पल रुककर कहा, जिस्म कमजोर है, दिल देख रहा है। यह सुनकर बशीर चाचा चुप हो गए। जुबैदा और शाइस्ता ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर उन दोनों को वो बात समझ नहीं आई जो नूर खान ने कही थी। रात को जब घर में सब सो गए, नूर खान को नींद नहीं आई। वो लेटे रहे, छत देखते रहे। उस छत पर बरसों से एक दरार थी, जब से घर बना था, जब से रुकैया छोटी थी, जब से उसकी बीवी जिंदा थी। नूर खान ने उस दरार को हमेशा देखा था, कभी भरवाया नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि घर की पुरानी यादें उस दरार में बसती हैं। आज उसने उस दरार को देखा और सोचा, यह घर भी जाएगा, यह जमीन भी जाएगी, यह सब जाएगा। बस जो रहेगा वो ये है कि किसने किससे मोहब्बत की और किसने सिर्फ मोहब्बत का नाटक किया। रुकैया उस रात भी पास थी। वो सोई थी, मगर हल्की नींद में, जैसे माएं सोती हैं जब बच्चा बीमार हो। नूर खान ने उसे देखा, सोई हुई, थकी हुई, बालों में एक लट माथे पर आई हुई, और उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक सुकून आया, वो सुकून जो बहुत कम आता है जब इंसान को यकीन हो जाए कि वो अकेला नहीं है। अगले दिन जुबैदा ने वो बात कही जो वो कहना चाहती थी। बाप के कमरे में वो दोनों बहनें बैठी थीं। रुकैया भी थी एक तरफ, और जुबैदा ने आहिस्ते से कहा, अब्बा, आपकी जायदाद के बारे में कुछ बात करनी थी। आप अगर चाहें तो बताएं कि आपका क्या इरादा है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। नूर खान ने जुबैदा को देखा, पूरे ध्यान से, बिना पलक झपकाए। फिर शाइस्ता को देखा, फिर रुकैया को देखा। रुकैया नजरें झुकाए बैठी थी, जैसे यह उससे कोई संबंध नहीं। नूर खान ने कहा, जुबैदा, तू ठीक कहती है, बात होनी चाहिए। जुबैदा ने सांस ली, उसे लगा काम हो गया, मगर नूर खान ने आगे कहा, मगर अभी नहीं, जब वक्त होगा तब होगी। जुबैदा का चेहरा एक लम्हे के लिए बदला और फिर वापस आ गया। उसने कहा, जी अब्बा, जैसा आप ठीक समझें, और वो उठ गई। उस रात शाइस्ता ने जुबैदा से कहा, अब्बा टाल रहे हैं? जुबैदा ने कहा, हाँ। शाइस्ता ने कहा, रुकैया वहां बैठी थी, शायद अब्बा उसकी वजह से नहीं बोले। जुबैदा ने कहा, रुकैया को हटाना होगा। शाइस्ता ने कहा, कैसे? जुबैदा ने सोचकर कहा, उसे काम में लगाए रखो, रसोई में, बाजार में, कहीं ना कहीं। जब वो पास ना हो तो अब्बा से बात करो। यह सुनने में मामूली लगता था, मगर यह मामूली नहीं था। यह एक बहन की दूसरी बहन के खिलाफ पहली चाल थी, और चालें जब शुरू होती हैं तो रुकती नहीं। अगले दिन सुबह शाइस्ता ने रुकैया से कहा, रुकैया, बाजार से हकीम साहब की दवा लानी है, तू जाएगी? मुझे घुटने में दर्द है। रुकैया बिना कुछ सोचे उठ गई, हाँ मैं जाती हूँ। रुकैया के जाते ही जुबैदा बाप के कमरे में गई और दरवाजा भिड़ा दिया। उसने बाप का हाथ थाम लिया और कहा, अब्बा, बस एक बात, हम दोनों आपकी बड़ी बेटियां हैं, हमने भी आपकी खिदमत की है, हमारा भी हक है। रुकैया का शौहर दर्जी है, वो जायदाद का क्या करेंगे? नूर खान चुप रहे। जुबैदा ने आगे कहा, बस इतना कह दीजिए कि जमीन हम दोनों में बराबर होगी। रुकैया को घर दे दीजिए, वो काफी है उनके लिए। नूर खान ने धीरे से कहा, जुबैदा। जुबैदा ने कहा, जी अब्बा। नूर खान ने कहा, दरवाजा खोल दे। जुबैदा एक पल के लिए रुकी, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। बाहर शाइस्ता खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों समझ गईं कि अब्बा ने कुछ नहीं कहा, मतलब अब्बा ने मना भी नहीं किया, और इससे उन्होंने अपने हक में पड़ा। मगर नूर खान ने उस लम्हे में जो सोचा था वो यह था, ये मेरी बच्चियां हैं, मैंने इन्हें गोद में उठाया था, इनकी माँ जब थी तो ये हंसती थी, और आज यह अपनी बहन के खिलाफ साजिश कर रही हैं। उन्होंने छत की तरफ देखा, वही पुरानी दरार, और उनकी आंखें भर आईं। एक बूंद निकली, बस एक, और वो पहुंच ली अपनी आस्तीन से चुपचाप। रुकैया बाजार से लौटी तो उसके हाथ में दवा थी और चेहरे पर वही सादगी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी गैरहाजिरी में क्या हुआ। उसने आकर दवा हकीम साहब के नुस्खे के मुताबिक बाप को दी। उनसे पूछा, अब्बा, पानी लाऊं? और बाप ने सिर हिलाया, हाँ मैं। उस शाम बशीर चाचा आए तो उन्होंने नूर खां को गमगीन पाया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? नूर खां ने कहा, कुछ नहीं। बशीर चाचा जानते थे कि कुछ नहीं का मतलब बहुत कुछ होता है, मगर उन्होंने जोर नहीं दिया, बस पास बैठे रहे। रात को नूर खां की तबीयत फिर बिगड़ी, बुखार तेज हो गया, इतना कि रुकैया ने रात भर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। हकीम साहब को रात में बुलाना पड़ा। वो आए, देखा, कुछ दवाएं दी, और जाते जाते बशीर चाचा से धीरे से कहा, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, ज्यादा नहीं। बशीर चाचा ने सुना और आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस रात घर नहीं छोड़ा, वो आंगन में ही बैठे रहे, चुपचाप, जैसे पहरा दे रहे हों। जुबैदा और शाइस्ता को जब यह खबर मिली हकीम साहब की बात, तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी आई, मगर वो बेचैनी बाप की तकलीफ की बेचैनी नहीं थी, वो वक्त की बेचैनी थी। उन्हें लगा कि जो करना है जल्दी करना है। जुबैदा ने उसी रात शाइस्ता से कहा, कल वकील को बुलाना होगा। शाइस्ता ने कहा, अब्बा खुद बुलाएंगे तो ही बात बनेगी। जुबैदा ने कहा, अब्बा को राजी करना होगा। रुकैया उस रात बाप के पास थी, जागती हुई, पट्टियां बदलती हुई।
उसे नहीं पता था कि दूसरे कमरे में क्या तय हो रहा है। उसे पता होता तो भी शायद वो वहीं बैठती, क्योंकि उस वक्त जो जरूरी था वो यह था, बाप का माथा ठंडा रहे, बाप की सांसें आराम से चलें, बाप को पता हो कि कोई है। नूर खां ने उस रात एक बार आंखें खोली और रुकैया को देखा। रुकैया ने कहा, अब्बा सो जाइए। नूर खां ने धीरे से कहा, रुकैया। रुकैया ने कहा, जी अब्बा। नूर खां ने कहा, तू आई थी रात में पहाड़ी रास्ते से। रुकैया ने कहा, आना तो था अब्बा। नूर खां चुप हो गए और आंखें मूंद ली। उनके होंठ हिले। कोई दुआ थी या कोई बात जो उन्होंने मन में कही और किसी ने नहीं सुनी, बस रात ने सुनी, और वो दरार जो छत में थी उसने सुनी। सुबह हुई तो घर में एक अलग तरह का बोझ था। वो बोझ जो तब होता है जब हवा में कुछ तय हो चुका हो मगर अभी कहा ना गया हो। नूर खां की रात भारी गुजरी थी। बुखार उतरा था मगर पूरी तरह नहीं। वो लेटे थे, आंखें आधी खुली थीं, सांसें धीमी मगर चलती हुई। रुकैया ने सुबह का पहला काम वही किया जो वो हर सुबह करती थी। पानी गर्म किया, बाप के हाथ मुंह धुलाए, दवा दी और दलिया बनाया। उसके हाथों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस वो काम था जो करना था और जिसे वो बिना सोचे करती थी, जैसे सांस लेना होता है। जुबैदा उठी तो उसने पहला काम यह किया कि अपने शौहर को पैगाम भेजा, घर वापस नहीं जाने का, बल्कि यह कि मामला नाजुक है, थोड़ा और रुकना होगा। शाइस्ता ने अपने शौहर को लिखा कि अब्बा की हालत ठीक नहीं, तुम भी आ जाओ, 2 आंखें ज्यादा काम की होती हैं। ये दोनों खत जो थे उनमें बाप की तकलीफ का जिक्र था, मगर वो जिक्र असली वजह नहीं था। असली वजह वो थी जो खत में नहीं लिखी जाती। उस सुबह जुबैदा ने बाप के कमरे में आकर बड़े ही नरम लहजे में कहा, अब्बा एक बात करनी थी। नूर खां ने आंखें खोली। जुबैदा ने कहा, आपकी जायदाद का मसला, आप खुद एक वकील बुलाइए, सब कागजात ठीक कर लीजिए ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। नूर खां ने एक पल चुप रहकर कहा, जुबैदा मुझे पता है क्या करना है। जुबैदा ने कहा, जी अब्बा, मैं बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूं। नूर खां ने कहा, भलाई, और उस एक लफ्ज को उन्होंने इस तरह कहा जैसे उसे तौल रहे हों। जुबैदा को जवाब नहीं सूझा। वो उठ गई। शाइस्ता ने उस दिन रुकैया से कहा, रुकैया अब्बा को तेल की मालिश चाहिए, पाँव की, तू कर दे, तेरे हाथ में बरकत है। रुकैया बिना जवाब दिए बाप के पास चली गई और धीरे धीरे पाँव दबाने लगी। शाइस्ता ने इस दौरान जुबैदा को इशारा किया और दोनों बाहर चली गईं। ये वही पुराना तरीका था, रुकैया को काम में लगाओ और खुद अब्बा के पास जाओ। मगर आज नूर खां के कमरे में रुकैया थी, इसलिए वो दोनों बाहर आंगन में बैठ गईं और धीमी आवाज में बात करने लगी। जुबैदा ने कहा, वकील को हम खुद बुला सकते हैं। शाइस्ता ने कहा, अब्बा की मर्जी के बिना। जुबैदा ने कहा, अब्बा को राजी कर लेंगे, उनकी हालत ऐसी है कि वो ज्यादा सोच नहीं सकते, बस एक बार हाँ कहें, बाकी हम देख लेंगे। शाइस्ता ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मगर रुकैया अगर बीच में आई तो। जुबैदा ने कहा, रुकैया को उस दिन घर से बाहर भेजेंगे, कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। शाइस्ता ने सिर हिलाया और दोनों के बीच एक सौदा पक्का हो गया, जो बोला नहीं गया था मगर समझा गया था। बशीर चाचा उस दिन सुबह आए तो उन्होंने यह सब नहीं देखा। वो सीधे नूर खां के पास गए। रुकैया वहां थी, पांव दबा रही थी। बशीर चाचा ने रुकैया को देखकर कहा, बेटी जरा पानी लाना। रुकैया उठ गई। बशीर चाचा पास बैठ गए और नूर खां से धीरे से बोले, नूर खां मुझे बताओ क्या सोचा है। नूर खान ने कहा, बशीर मैंने सोच लिया है, बस वक्त का इंतजार है। बशीर चाचा ने कहा, वकील साहब से बात की। नूर खान ने कहा, तुम उन्हें बुला दो, कल या परसों जब वो फारिग हों। बशीर चाचा ने सिर हिलाया। रुकैया पानी लेकर आई। उसने यह बातें नहीं सुनी थी, दरवाजे पर थी तब तक। वकील का नाम रहमत अली था, कस्बे के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद वकील। उनकी उम्र 60 के पार थी, चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में वो तेज डी जो बरसों के तजुर्बे से आती है। नूर खां उन्हें बरसों से जानते थे। उन्होंने ही कभी नूर खां की जमीन के कागजात बनाए थे, उन्होंने ही एक पुराना झगड़ा सुलझाया था। रहमत अली उन लोगों में से थे जो पैसे से ज्यादा इज्जत को तरजीह देते थे, और नूर खां जैसे इंसान के लिए वो किसी भी वक्त आने को तैयार थे। जब जुबैदा और शाइस्ता को पता चला कि वकील आने वाले हैं, बशीर चाचा के जरिए खबर आई, तो दोनों के चेहरे पर एक खुशी आई जिसे उन्होंने फौरन छुपाया। जुबैदा ने कहा, अच्छा हुआ, जल्दी निपटेगा। शाइस्ता ने कहा, अब्बा ने खुद बुलाया है, इसका मतलब वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। जुबैदा ने कहा, हाँ हम दोनों बड़ी हैं, ये उनका फर्ज है। दोनों को यकीन था कि जायदाद उनमें बटेगी और रुकैया को शायद यह घर मिल जाए, बस इतना। उस रात जुबैदा ने रुकैया से कहा, रुकैया कल हकीम साहब ने कहा है कि अब्बा के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए, वो कस्बे के उस तरफ मिलती है, पूरब वाले बाजार में। तू जाएगी, तुझे जड़ी बूटियों की पहचान है। रुकैया ने कहा, मुझे ज्यादा पहचान नहीं जुबैदा आपा। जुबैदा ने कहा, हकीम साहब ने नाम लिख कर दिया है, बस वो दिखाना, वो दे देंगे, अब्बा के लिए है, जरूरी है। रुकैया ने कहा, ठीक है सुबह चली जाऊंगी। यह सुनकर जुबैदा के चेहरे पर एक राहत आई, और वो राहत इतनी जल्दी आई कि रुकैया ने देख ली। रुकैया ने उस रात सोते वक्त सोचा, पूरब वाला बाजार दूर है, आने जाने में आधा दिन लगेगा। उसे कुछ समझ आया मगर पूरा नहीं। वो अपनी बहनों के बारे में वो नहीं सोच सकती थी जो वो सोच रही थी, क्योंकि जो लोग खुद मोहब्बत करते हैं वो दूसरों में बेमोहब्बती देर से देखते हैं। सुबह रुकैया निकली, हाथ में वो कागज जो जुबैदा ने दिया था।
वो पूरब की तरफ चली गई। जैसे ही वो गली से मुड़ी, जुबैदा ने शाइस्ता को इशारा किया। दोनों अंदर आईं। शाइस्ता ने दरवाजा भिड़ाया। जुबैदा बाप के पास बैठ गई और बोली, अब्बा बस एक छोटी सी बात। नूर खान ने आंखें खोली। जुबैदा ने कहा, अब्बा आप जानते हैं हमने आपकी हमेशा खिदमत की है, दूर से आए हैं सब छोड़कर, रुकैया भी आई है, ये सच है। मगर अब्बा हम दो हैं और हमारे घर भी हैं, बच्चे हैं, आप हमें भी देखिए। शाइस्ता ने कहा, अब्बा बस आप वकील साहब के सामने कह दीजिए कि जमीन हम दोनों में बराबर हो। नूर खान चुप रहे, पूरी बात सुनते रहे, एक लफ्ज नहीं बोला। जुबैदा ने आगे कहा, रुकैया के शौहर दर्जी हैं, वो गरीब नहीं हैं, वो काम करते हैं, रुकैया को यह घर मिल जाए वो काफी है उनके लिए। नूर खां की आंखें बंद थीं, मगर एक पल के लिए उनकी मुट्ठी भींच गई जो बिस्तर पर पड़ी थी चादर के नीचे, और किसी ने नहीं देखा। शाइस्ता ने कहा, अब्बा बस एक बार हाँ कह दीजिए। नूर खां ने आंखें खोली और कहा, तुम दोनों जाओ। जुबैदा ने कहा, अब्बा। नूर खां ने दोबारा कहा, जाओ। दोनों उठ गईं। बाहर आकर जुबैदा ने कहा, उन्होंने मना नहीं किया। शाइस्ता ने कहा, हाँ भी नहीं कहा। जुबैदा ने कहा, वकील के सामने देखेंगे, जब सब साथ होंगे तो अब्बा कुछ नहीं कह सकेंगे। यह सुनकर शाइस्ता के दिल में एक कसक आई, एक पल के लिए, मगर उसने उसे दबा दिया। कुछ कसकें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद अपने हाथ से दफन कर देता है जब लालच बड़ा हो जाता है। रुकैया दोपहर को लौटी, हाथ में जड़ी बूटी लेकर। उसे पूरब वाले बाजार में वो चीज नहीं मिली जो कागज पर लिखी थी। दुकानदार ने कहा कि यहां यह नहीं मिलती। रुकैया वापस आ गई। उसने जुबैदा को बताया, आपा वो जड़ी नहीं मिली। जुबैदा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, और उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, जैसे जड़ी की जरूरत थी ही नहीं। रुकैया उस पल समझ गई। वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना था, कुछ जीतना नहीं था। वो सीधे बाप के कमरे में गई। नूर खां आंखें बंद किए लेटे थे, मगर सोए नहीं थे। रुकैया ने पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। नूर खां ने आंखें खोली, और जब उन्होंने रुकैया को देखा तो उनके चेहरे पर वो सुकून आया जो सुबह से नहीं था। नूर खां ने कहा, जड़ी मिली? रुकैया ने कहा, नहीं अब्बा, वो वहां नहीं थी। नूर खां ने एक पल रुककर कहा, मुझे पता था। रुकैया ने नजर उठाई, बाप की आंखों में देखा। वो आंखें जो धुंधली थीं, जो बीमारी से थकी थीं, उनमें एक चमक थी जो बुढ़ापे से नहीं जाती, जो तकलीफ से नहीं जाती। वो चमक जो तब होती है जब इंसान सब जानता हो और फिर भी चुप रहे। रुकैया ने कुछ नहीं कहा, बाप का हाथ थामे बैठी रही। उस शाम रहमत अली वकील आए। बशीर चाचा उन्हें लेकर आए थे। वकील साहब ने आते ही कमरे में कदम रखा, नूर खां से मिले, हाल पूछा और पास बैठ गए। जुबैदा और शाइस्ता भी कमरे में आ गईं, जल्दी से, जैसे इंतजार में थी। रुकैया भी थी एक तरफ दरवाजे के पास। वकील साहब ने कहा, नूर खां भाई आपने बुलाया? मैं हाजिर हूं। नूर खां ने कहा, रहमत अली तुम्हारे पास एक लिफाफा है, मैंने तुम्हें दिया था, याद है? वकील साहब ने सिर हिलाया, हाँ याद है, 6 महीने पहले। नूर खां ने कहा, वो लिफाफा अभी नहीं खुलेगा, जब वक्त आएगा तुम जानते हो क्या करना है। जुबैदा ने फौरन कहा, अब्बा वो लिफाफा क्या है? नूर खां ने जुबैदा को देखा और कहा, जुबैदा जो मेरा है उसका फैसला मैंने कर लिया है, जब वक्त होगा तब पता चलेगा। शाइस्ता ने कहा, मगर अब्बा। नूर खां ने कहा, बस। वो एक लफ्ज था, बस, मगर उसमें इतना वजन था कि कमरे में खामोशी आ गई। वकील साहब ने एक बार रुकैया को देखा। रुकैया दरवाजे के पास खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था, आंखें झुकी थीं। वकील साहब ने नूर खां को देखा और सिर हिलाया, ठीक है नूर खां भाई, जैसा आप कहें, और वो उठ गए। जुबैदा ने वकील साहब को बाहर तक छोड़ने का बहाना किया और आंगन में आकर धीरे से कहा, वकील साहब वो लिफाफा, उसमें क्या है, हमें बता सकते हैं? वकील साहब ने जुबैदा को देखा सीधी नजर से और कहा, नहीं। जुबैदा ने कहा, मगर हम बेटियां हैं, हमारा हक है जानने का। वकील साहब ने कहा, आपका हक है, मगर वो हक आपके अब्बा देंगे, मैं नहीं। और वो चले गए। जुबैदा वापस अंदर आई, चेहरे पर गुस्सा था जिसे उसने संभाल रखा था। शाइस्ता ने पूछा, क्या कहा? जुबैदा ने कहा, कुछ नहीं बताया। शाइस्ता ने कहा, उस लिफाफे में जरूर कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं आएगा। जुबैदा ने कहा, तो हमें यह पता करना होगा, और अगर हम नहीं जान सकते तो हमें वकील को डराना होगा। शाइस्ता ने कहा, डराना? जुबैदा ने कहा, उनके शौहर का महकमे में काम है, मेरे शौहर की जान पहचान है, थोड़ा दबाव आएगा तो वो बोलेंगे। ये सुनकर शाइस्ता एक पल के लिए ठिठकी। ये पहले से कहीं आगे था, मगर उसने कहा, ठीक है। उस रात नूर खां को बहुत तकलीफ हुई। बुखार इतना तेज हो गया कि रुकैया घबरा गई। उसने बशीर चाचा को जगाया। बशीर चाचा ने हकीम साहब को बुलाया। हकीम साहब रात में आए, देखा, दवा बदली और कहा, अब इन्हें आराम चाहिए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। रुकैया ने रात भर जागकर काटी, बाप का हाथ थामे, पट्टियां बदलते हुए, दुआएं करते हुए। जुबैदा और शाइस्ता उस रात सोई थीं। सुबह जब जुबैदा उठी तो उसने रुकैया को देखा, थकी हुई, आंखों में नींद, मगर बाप के पास बैठी। जुबैदा के दिल में एक लम्हे के लिए कुछ हिला, मगर उसने उसे पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहा, और वो रसोई में चली गई। उस दिन जुबैदा के शौहर आए शहर से बग्घी में, और उनके साथ एक और आदमी था जिसे जुबैदा ने पहले से बुलाया था।
वो आदमी कस्बे का एक रसूखदार शख्स था जिसकी वकील रहमत अली के महकमे में पहुंच थी। जुबैदा ने उससे कहा, बस इतना करना है कि वकील साहब को समझाना है, एक बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बहका लिया है, वकील साहब को यह बात माननी होगी। यह इल्जाम था रुकैया पर कि उसने बाप को बहकाया। यह झूठ था, सफेद साफ बेशर्म झूठ, मगर जिस मुंह से निकला था उस मुंह को शायद झूठ और सच का फर्क भूल गया था। बशीर चाचा को जब यह बात पता चली, किसी ने बताई नहीं, मगर बशीर चाचा की आंखें बहुत पुरानी थीं और कस्बे की हवा उनसे राज नहीं रखती थी। तो वो नूर खां के पास गए और धीरे से बोले, नूर खान, तुम्हारी बड़ी बेटियां। नूर खां ने बात काटकर कहा, बशीर मुझे पता है। बशीर चाचा ने कहा, और रुकैया को? नूर खां ने कहा, रुकैया को मत बताओ, वो संभाल नहीं पाएगी, वो उस तरह की नहीं है। बशीर चाचा चुप हो गए। नूर खां ने कहा, बशीर, मैंने जिंदगी भर जमीन जोड़ी, एक एक बीघा, मगर सबसे कीमती चीज जो मैंने जोड़ी वो यह पहचान है कि कौन मेरा है और कौन मेरी जायदाद का। बशीर चाचा की आंखें भर आईं। नूर खां ने कहा, रो मत बशीर, जो सच है वो तो अपनी जगह है, बस वक्त पर आता है। उस शाम रुकैया बाप के पास बैठी थी। वो जानती थी कि उसकी बहनें नाखुश हैं, वो जानती थी कि कुछ चल रहा है, मगर वो यह नहीं जानती थी कि उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो बस बैठी थी, बाप का हाथ थामे, और धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी, होंठ हिला हिलाकर आहिस्ते से। नूर खां ने आंखें खोली और पूछा, क्या पढ़ रही है? रुकैया ने कहा, दुआ अब्बा। नूर खां ने कहा, किसके लिए? रुकैया ने कहा, आपके लिए। नूर खां की आंखें फिर बंद हो गईं, और उन बंद आंखों के पीछे जो था वो न गम था न तकलीफ, वो एक यकीन था, पक्का और गहरा, कि उन्होंने गलत नहीं किया, कि जो फैसला किया है वो सच्चा है, कि वो लिफाफा जो रहमत अली के पास है वो सही हाथों में है और सही वक्त पर खुलेगा। बाहर आंगन में जुबैदा और शाइस्ता बैठी थी, और उनके चेहरों पर वो बेचैनी थी जो तब होती है जब इंसान जानता हो कि वो कुछ गलत कर रहा है मगर रोक न पाए, क्योंकि लालच एक ऐसा दरिया है जो एक बार बहने लगे तो किनारे नहीं रखता। रात गहरी हुई, घर में चरागा जल रहे थे। एक कमरे में नूर खां थे, एक तरफ रुकैया थी, एक तरफ दो बहनें थीं, और उन सब के बीच वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है, जब हवा रुक जाती है और पत्ते थम जाते हैं और आसमान एक रंग हो जाता है जो न रात का होता है न दिन का। रात के आखिरी पहर में नूर खां की सांसें बदल गईं, धीमी हो गईं, गहरी हो गईं, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर आखिरी मंजिल के करीब पहुंच रहा हो और उसके कदमों की रफ्तार कम होती जा रही हो। रुकैया जागती थी, उसने यह बदलाव महसूस किया। उसने बाप का हाथ और मजबूती से थाम लिया, जैसे थामे रखने से वक्त रुक जाएगा, जैसे इस एक पकड़ में जिंदगी कैद हो जाएगी। मगर जिंदगी कैद नहीं होती, वो अपने वक्त पर आती है और अपने वक्त पर जाती है, और कोई पकड़ उसे रोक नहीं सकती। बशीर चाचा आंगन में थे, वो रात भर नहीं गए थे। उन्होंने रुकैया को देखा और समझ गए। उन्होंने उठकर जुबैदा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, उठो, अब्बा को देखो। जुबैदा नींद में थी, उसने कराहते हुए उठकर दरवाजा खोला, आंखें मसलीं, और जब बशीर चाचा का चेहरा देखा तो फौरन अंदर आ गई। शाइस्ता भी आई, दोनों नूर खां के कमरे में पहुंची। नूर खां की सांसें अब बहुत धीमी थीं, चेहरा शांत था, जैसे वो किसी बहुत पुरानी थकान से आराम पा रहे हों। जुबैदा ने आकर बाप का हाथ थामना चाहा, मगर रुकैया पहले से उनका हाथ थामे थी, और नूर खां की उंगलियां रुकैया की मुट्ठी में बंद थीं, इतनी मजबूती से कि जुबैदा को जगह नहीं मिली। वो एक तरफ बैठ गई, शाइस्ता दूसरी तरफ थी। बशीर चाचा दरवाजे पर खड़े थे, सिर झुकाए। नूर खां ने एक बार आंखें खोली। कमरे में तीनों बेटियां थीं, और उन्होंने एक एक को देखा। जुबैदा को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट थी, मगर आंखों में एक हिसाब था जो उस लम्हे में भी नहीं गया था। शाइस्ता को देखा, वो होंठ हिला रही थी, शायद दुआ पड़ रही थी, मगर उसकी नजर बाप के चेहरे पर कम और कमरे की दीवारों पर ज्यादा थी। और रुकैया को देखा, रुकैया जो उनका हाथ थामे थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी नाटक के, बस बह रहे थे, जैसे पहाड़ से पानी बहता है जब बर्फ पिघलती है। नूर खां ने रुकैया को देखा और उनके होंठ हिले। रुकैया झुकी, कान उनके मुंह के करीब ले गई। नूर खां ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ रुकैया सुन सकी, मुझे पता था कौन मेरा है। रुकैया की आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। उसने बाप का हाथ दोनों हाथों में ले लिया और माथे से लगा लिया। नूर खां की उंगलियां थोड़ी सी हिली, जैसे उन्होंने रुकैया का माथा थपथपाया हो, और फिर वो उंगलियां ढीली हो गईं। नूर खां की सांसें रुक गईं। कमरे में एक खामोशी आई, वो खामोशी जो किसी की जाने के बाद आती है, जो शब्दों से नहीं भरती, जो रोने से नहीं टूटती, बस होती है, भारी और गहरी और अपनी जगह पर पक्की। जुबैदा ने जोर से रोना शुरू किया, आवाजें निकाली, सीना पीटा, अब्बा अब्बा कहा। शाइस्ता भी रोई, उसके आंसू भी थे, मगर उसकी नजर एक बार उस संदूकन पर गई जो कोने में था। रुकैया चुप थी, बाप का हाथ अभी भी माथे से लगाए, आंसू बहते हुए, बिना किसी आवाज के। बशीर चाचा ने दरवाजे पर हाथ रखा और आंखें मूंद ली। अल्लाह रहम करे, नूर खां को उसी दिन सपुर्दे खाक किया गया, कस्बे के पुराने कब्रिस्तान में, उनकी बीवी की कब्र के पास। कस्बे के लोग आए, बहुत आए, क्योंकि नूर खां को बहुत लोग जानते थे और उससे भी ज्यादा लोग उनकी इज्जत करते थे। बशीर चाचा सारा वक्त वहां रहे, रुकैया वहां थी, सिर झुकाए, चुपचाप।
जुबैदा और शाइस्ता भी थीं। जुबैदा के शौहर भी आ गए थे। जब सब हो गया और लोग जाने लगे, जुबैदा ने शाइस्ता से धीरे से कहा, अब वकील को बुलाना होगा। शाइस्ता ने कहा, आज? जुबैदा ने कहा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। रुकैया ने सुना मगर कुछ नहीं कहा। वो कब्र के पास थोड़ी देर और रही, बाप की मिट्टी पर हाथ रखे, आंखें बंद, और फिर उठ गई। अगले दिन सुबह रहमत अली वकील आए। बशीर चाचा उन्हें लेकर आए। घर में सब जमा हुए, जुबैदा, उसका शौहर, शाइस्ता, उसका शौहर, रुकैया और बशीर चाचा। वकील साहब एक तरफ बैठे। उनके हाथ में वो बंद लिफाफा था जो नूर खान ने 6 महीने पहले उन्हें दिया था। जुबैदा का शौहर आगे बढ़ा, वकील साहब, हम सब तैयार हैं। वकील साहब ने एक नजर सबके चेहरों पर डाली और रुकैया पर जरा देर ठहरे। रुकैया एक तरफ बैठी थी, अकेली, चुप, हाथ गोद में रखे। वकील साहब ने कहा, नूर खान साहब ने यह लिफाफा 6 महीने पहले मुझे दिया था। उस वक्त वो पूरी तरह होश में थे, तंदुरुस्त थे, और उन्होंने यह अपनी मर्जी से लिखा था। मैं गवाह हूं, जुबैदा के शौहर ने कहा। वकील साहब, मगर एक बात, हमें शक है कि किसी ने नूर खान साहब को बहकाया। उनकी छोटी बेटी ने। वकील साहब ने हाथ उठाया। रुकिए, एक ऐसी आवाज थी जो रुकवा देती है। जुबैदा का शौहर चुप हो गया। वकील साहब ने कहा, नूर खान साहब ने यह लिफाफा उस वक्त लिखा था जब उनकी छोटी बेटी यहां थी ही नहीं। वो 3 दिन के रास्ते पर अपने घर में थी। मैं उस दिन खुद यहां था। यह इल्जाम बेबुनियाद है। कमरे में खामोशी आ गई। जुबैदा का चेहरा सफेद पड़ गया। शाइस्ता ने नजरें झुका ली। वकील साहब ने लिफाफा उठाया, उसे धीरे धीरे खोला, कागज निकाला, पुराना मगर साफ लिखा हुआ, नूर खां की मजबूत लिखावट में, जो उनकी उम्र से जवान थी। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं नूर खां, होशो हवास में, अपनी मर्जी से यह लिखता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, और सबसे ज्यादा यह देखा कि इंसान की असली पहचान मुश्किल के वक्त होती है। मेरी जायदाद, 15 बीघा जमीन, पीछे का बाग और यह घर, यह उसे मिलेगी जो मेरे आखिरी वक्त में मेरे साथ थी, जो दूर से आई, जो रात में आई, जो बिना मांगे आई, जिसने सेवा की क्योंकि दिल में मोहब्बत थी, किसी और वजह से नहीं। वकील साहब ने कागज से नजर उठाई और रुकैया को देखा। यह जायदाद मेरी तीसरी बेटी रुकैया को मिलेगी। कमरे में जो खामोशी थी वो टूट गई। जुबैदा खड़ी हो गई। यह नहीं हो सकता। उसका शौहर भी उठा। वकील साहब, यह कागज, शाइस्ता के शौहर ने कहा, हम इसे मानने से इनकार करते हैं। वकील साहब ने एक बार फिर हाथ उठाया, और इस बार उनकी आवाज में वो वजन था जो अदालतों में होता है, जो कानून में होता है, जो सच में होता है। यह दस्तावेज कानूनी है। इस पर नूर खान साहब के दस्तखत हैं, मेरे दस्तखत हैं, और 2 गवाहों के दस्तखत हैं। जो इसे चुनौती देना चाहे, अदालत का रास्ता खुला है। जुबैदा का शौहर अदालत का नाम सुनकर थोड़ा पीछे हटा। वो जानता था कि अदालत में यह कागज पक्का है। जुबैदा ने रुकैया को देखा। आंखों में वो आग थी जो तब आती है जब इंसान हारे और माने नहीं। उसने कहा, रुकैया, ये तूने किया, तूने अब्बा को बहकाया। रुकैया ने जुबैदा को देखा, शांत आंखों से, बिना कांपे, बिना जवाब दिए। एक लंबी खामोशी रही, और उस खामोशी में रुकैया का जवाब था जो शब्दों से बड़ा था। बशीर चाचा ने कहा, जुबैदा बेटी, नूर खान ने यह कागज उस वक्त लिखा था जब रुकैया यहां थी ही नहीं। बहकाने का सवाल कहां है? तुम्हारे अब्बा बेवकूफ नहीं थे, वो सब जानते थे। जुबैदा के शौहर ने उसका बांह पकड़ा। चलो। जुबैदा खड़ी रही एक पल, फिर पलटी और बाहर चली गई। शाइस्ता भी उठी। उसने जाते जाते एक बार रुकैया को देखा। उस नजर में गुस्सा था, शर्म थी, और कुछ और भी था जिसे शाइस्ता ने पहचाना नहीं, या पहचानना नहीं चाहा। वो भी चली गई। कमरे में अब रुकैया थी, बशीर चाचा थे और वकील साहब थे। वकील साहब ने वो कागज रुकैया के सामने रखा। यह आपका है। रुकैया ने कागज को देखा और उसकी आंखें भर आईं। मगर यह आंसू जायदाद के लिए नहीं थे। यह आंसू उन लफ्जों के लिए थे जो उस कागज पर थे। बाप के लफ्ज, बाप की लिखावट, बाप का यकीन। उसने कागज को हाथ में लिया और एक बार पढ़ा। बिना मांगे आई, जिसने सेवा की क्योंकि दिल में मोहब्बत थी। रुकैया की आंखों से आंसू टपके। कागज पर नहीं पड़े, वो अपने हाथ पर पड़े। बशीर चाचा ने कहा, नूर खां को पता था बेटी, वो सब जानते थे। रुकैया ने कुछ नहीं कहा, बस कागज को सीने से लगा लिया। वो दिन गुजरा और उसके बाद के दिन गुजरे। जुबैदा और शाइस्ता अपने अपने घर चली गई, बिना रुकैया से मिले, बिना अलविदा कहे। जुबैदा के शौहर ने एक बार अदालत जाने की धमकी दी, मगर रहमत अली वकील साहब का नाम सुनते ही वो धमकी ठंडी पड़ गई। शाइस्ता ने किसी को पैगाम भेजा कि हम इस फैसले से राजी नहीं, मगर राजी न होने से फैसला नहीं बदलता। रुकैया के शौहर करीम आए। 3 दिन बाद जब खबर पहुंची, वो आए तो रुकैया उन्हें देखकर पहली बार जोर से रोई। वो रोना जो उसने बाप के जाने के बाद रोका था, वो रोना जो वो किसी के सामने नहीं रो सकी थी, वो सब उसी वक्त निकला। करीम ने उसे थामे रखा बिना कुछ कहे, और वो सबसे बड़ा काम था जो उस वक्त हो सकता था। जब रुकैया ने करीम को जायदाद के बारे में बताया, कागज दिखाया, करीम ने पढ़ा और चुप रहा। रुकैया ने पूछा, क्या सोच रहे हो? करीम ने कहा, यह सब बेचना नहीं है, यह रखना है, यह तुम्हारे अब्बा का है। रुकैया की आंखें फिर भर आईं। उन दिनों में रुकैया ने एक काम किया। पहला काम, सबसे पहले वो काम जो उसने उस जायदाद से किया जो उसे मिली थी। वो कब्रिस्तान गई।
बाप की कब्र पर जो मिट्टी थी वो बैठ गई उसके पास, और उसने एक पत्थर मंगवाया, सफेद, साफ, अच्छा, और उस पर नाम लिखवाया नूर खान। जिसने जिंदगी भर सच से मोहब्बत की, वो पत्थर कब्र के सिरहाने रखा गया। और जब रखा गया तो रुकैया वहां बैठी थी। बशीर चाचा थे, करीम था, और उसके दोनों बच्चे थे जो नाना की कब्र को समझ नहीं पाए, मगर अम्मा को देखकर चुप खड़े रहे। रुकैया ने कब्र पर हाथ रखा, उसी तरह जैसे बचपन में बाप की पीठ पर रखती थी, धीरे धीरे, प्यार से, और उसने कहा, बहुत धीरे, बस अपने लिए। अब्बा, आपने कहा था। मुझे पता था कौन मेरा है, मुझे भी पता था आप मेरे थे। हवा चली आम के पेड़ों से होकर, उसी बाग से जो अब रुकैया का था, और पत्ते हिले धीरे धीरे जैसे कोई जवाब दे रहा हो। बशीर चाचा खड़े थे, आंखें नम, और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, नूर खां, तुमने सही किया। कस्बे में लोगों ने बाद में यह कहानी सुनाई, बरसों तक, माओ ने बेटियों को, बाप ने बेटों को, कि एक बुजुर्ग था जो सब जानता था, जो चुप रहा, क्योंकि जो जानते हैं वो बोलते नहीं, वो देखते हैं, और जिसने अपने जाने से पहले वो फैसला किया जो दुनिया की किसी अदालत ने नहीं किया था। उस फैसले में कोई कानून नहीं था, बस एक बाप का दिल था, और वो दिल गलत नहीं था।